दोस्तों, आपने स्टिंग तो जरूर पी होगी। छोटी सी बोतल, मीठा स्वाद और पीते ही मिलने वाली इंस्टेंट एनर्जी। खासकर गर्मियों में या थकान के बाद इसका मजा ही अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए बोतल पर लिखी एक लाइन नोटिस की है? नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये ड्रिंक इतनी अच्छी और एनर्जी देने वाली है तो फिर इसे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मना क्यों किया जाता है? आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि इसे हर कोई नहीं पी सकता? और सबसे दिलचस्प बात, हम सब ने अक्सर बच्चों को ही इसे पीते हुए देखा है। तो क्या ये सच में सेफ है या नहीं? इसका असली कारण क्या है, ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्टिंग बनती कैसे है। दोस्तों, किसी भी ड्रिंक का सबसे बड़ा हिस्सा होता है पानी। लेकिन यहाँ इस्तेमाल होने वाला पानी नॉर्मल नल का पानी नहीं होता। फैक्ट्री में सबसे पहले पानी को कई स्टेज में साफ किया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े फिल्टर से पानी को गुजारा जाता है। इसके बाद इसे रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ प्रोसेस से पास किया जाता है। इसमें पानी को बहुत बारीक झिल्ली से दबाव के साथ निकाला जाता है, जिससे घुले हुए सॉल्ट्स और केमिकल्स भी हट जाते हैं। फिर आता है यूवी ट्रीटमेंट, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट से बैक्टीरिया और वायरस खत्म कर दिए जाते हैं। यानी इस स्टेज के बाद पानी इतना शुद्ध हो जाता है कि वो सीधे पीने लायक बन जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। स्टिंग सिर्फ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक एनर्जी ड्रिंक है। इसलिए इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। सबसे पहले आता है कैफीन। कैफीन वही तत्व है जो चाय और कॉफी में भी होता है। ये हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता है और थकान को कुछ समय के लिए कम कर देता है। इसी वजह से आपको स्टिंग पीने के बाद थोड़ी अलर्टनेस महसूस होती है। इसके बाद आता है टॉरिन। टॉरिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो शरीर के कई फंक्शंस में मदद करता है। ये मसल्स और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर मिलाए जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन हमारे शरीर में एनर्जी बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं और जो खाना हम खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने में मदद करते हैं। अब आती है शुगर। शुगर तुरंत एनर्जी देती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यही चीज नुकसानदायक भी हो सकती है। इन सभी चीजों को एकदम सटीक मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि अगर प्रोपोर्शन थोड़ा भी बिगड़ जाए तो टेस्ट और इफेक्ट दोनों बदल सकते हैं। अब इस ड्रिंक का बेस तैयार किया जाता है, जिसे सिरप बेस कहा जाता है। यहाँ बड़े स्टेनलेस स्टील टैंकों में पानी और शुगर को मिलाकर एक गाढ़ा सिरप बनाया जाता है। इस दौरान टैंक के अंदर बड़े बड़े मिक्सर लगातार घूमते रहते हैं ताकि शुगर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए। टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्म होने पर शुगर का स्वाद बदल सकता है और कम गर्म होने पर वो ठीक से घुलेगी नहीं। अब आता है वो स्टेप जो स्टिंग को उसकी पहचान देता है, फ्लेवर। स्टिंग का टेस्ट थोड़ा फ्रूटी, थोड़ा टैंगी और थोड़ा शार्प होता है। ये टेस्ट अलग अलग फ्लेवरिंग कंपाउंड्स को मिलाकर बनाया जाता है। इनमें कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर मॉलिक्यूल्स। इनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन यही पूरी ड्रिंक का कैरेक्टर तय करते हैं। यहाँ पर फ्लेवर साइंटिस्ट्स कई ट्रायल्स करते हैं, तभी जाकर एक फाइनल टेस्ट तैयार होता है जो हर बोतल में बिल्कुल सेम रहता है। अब बात करते हैं इसके रंग की, क्योंकि नेचुरल ड्रिंक्स का रंग हर बार अलग हो सकता है, इसलिए इसमें फूड ग्रेड कलर मिलाया जाता है। ये पूरी तरह सेफ होता है और सिर्फ अपीयरेंस बेहतर बनाने के लिए डाला जाता है, ताकि हर बार जब आप बोतल उठाएं तो उसका रंग एक जैसा और अपीलिंग लगे। अब आता है कार्बोनेशन। इस स्टेप में ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। ये काम हाई प्रेशर में होता है। जब गैस ड्रिंक में घुल जाती है तो वो बोतल के अंदर ही रहती है, और जैसे ही आप बोतल खोलते हैं, प्रेशर कम होते ही गैस बाहर निकलती है और वही फिज की आवाज आती है। यही फिज स्टिंग को और रिफ्रेशिंग बनाता है। इसके बाद ड्रिंक को पैस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें इसे लगभग 90 डिग्री के आसपास कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है। इससे कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं और ड्रिंक ज्यादा समय तक सुरक्षित रहती है। अब आता है होमोजेनाइजेशन। इस प्रोसेस में ड्रिंक को बहुत हाई प्रेशर से गुजारा जाता है, जिससे उसके अंदर मौजूद सभी पार्टिकल्स बहुत छोटे और बराबर हो जाते हैं। इससे होता यह है कि ड्रिंक अलग अलग लेयर्स में नहीं बढ़ती और हर सिप एक जैसा स्मूथ लगता है। अब इस तैयार ड्रिंक को बड़े सील्ड टैंक्स में स्टोर किया जाता है। इन टैंकों में टेम्परेचर और क्लीनलीनेस का खास ध्यान रखा जाता है ताकि ड्रिंक खराब ना हो। कई बार ये ड्रिंक हफ्तों या महीनों तक यहाँ स्टोर रहती है। अब आती है बॉटलिंग प्रोसेस। सबसे पहले खाली बोतलों को मशीनों से धोया जाता है, फिर उन्हें सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोई भी कंटैमिनेशन ना रहे। इसके बाद ऑटोमेटिक फिलर्स के जरिए हर बोतल में बिल्कुल सही मात्रा में ड्रिंक भरी जाती है और तुरंत कैप लगा दी जाती है। ये पूरा प्रोसेस इतना तेज होता है कि 1 मिनट में सैकड़ों बोतलें तैयार हो जाती हैं। इसके बाद हर बैच की लैब टेस्टिंग होती है। यहाँ टेस्ट, एसिडिटी, शुगर लेवल और सेफ्टी पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। अगर सब कुछ सही होता है तभी इन्हें मार्केट में भेजा जाता है।
तो दोस्तों, कुछ इस तरह एक छोटी सी स्टिंग इतने सारे साइंटिफिक और कंट्रोल्ड प्रोसेसेस से गुजर कर बनती है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर कि आखिर क्यों लिखा होता है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसका सबसे बड़ा कारण है कैफीन। कैफीन अडल्ट्स के लिए लिमिटेड मात्रा में ठीक होता है, लेकिन बच्चों के शरीर पर इसका असर ज्यादा तेज पड़ सकता है। ये उनकी नींद खराब कर सकता है, दिल की धड़कन बढ़ा सकता है और कंसंट्रेशन पर भी असर डाल सकता है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ज्यादा कैफीन लेना रिस्की माना जाता है, क्योंकि ये अनबॉर्न बेबी के डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा इसमें शुगर भी काफी मात्रा में होती है, जो ज्यादा लेने पर ओबेसिटी और अन्य समस्याएं पैदा कर सकती है। इसीलिए कंपनियां पहले से ही वार्निंग लिख देती हैं ताकि लोग इसे समझदारी से और सीमित मात्रा में पिएं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप स्टिंग की बोतल खोलें तो सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी पूरी साइंस को भी जरूर याद रखें। और जैसे स्टिंग आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, वैसे ही खाने के बाद एक चीज है जो हर भारतीय घर में बड़े चाव से खाई जाती है, हाजमोला। खाना ज्यादा हो जाए या पेट भारी लगे तो बस एक हाजमोला और सब ठीक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी गोली आखिर बनती कैसे है? तो चलिए जानते हैं हाजमोला के पीछे छुपी पूरी फैक्ट्री और उसकी दिलचस्प कहानी। दरअसल हाजमोला बनने की शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि खेतों से होती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में किसान कई तरह की फसलें उगाते हैं, जो बाद में हाजमोला बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जीरा। जीरे की खेती खास तौर पर गर्म और सूखे इलाकों में की जाती है। जब इसकी फसल तैयार हो जाती है, तब किसान इसे सावधानी से काटते हैं और धूप में सुखाते हैं। इसके बाद जीरे को साफ करके बड़े बड़े बोरों में भर दिया जाता है। इसी तरह काली मिर्च भी उगाई जाती है, जो हाजमोला को उसका हल्का तीखा स्वाद देती है। काली मिर्च की फसल पकने के बाद उसकी कटाई कर ली जाती है और फिर से धूप में सुखाया जाता है। वहीं अदरक की फसल तैयार होने के बाद अदरक को सुखाकर ड्राई जिंजर पाउडर बनाया जाता है, जो पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा पीपली, लौंग, नमक, काला नमक, नौसादर, चीनी और नींबू का रस जैसे कई इंग्रेडिएंट भी अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए जाते हैं। जब ये सारा रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है, तब इन्हें ट्रकों में भरकर हाजमोला की फैक्ट्री तक भेज दिया जाता है। और यहीं से शुरू होती है उस छोटी सी गोली की असली यात्रा, जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं। दोस्तों, आप में से लगभग हर किसी ने बचपन में हाजमोला जरूर खाई होगी। छोटी सी गोल गोली, लेकिन स्वाद इतना चटपटा कि एक खाने के बाद दूसरी खाने का मन करने लगता है। स्कूल के दिनों में दोस्तों के साथ हाजमोला बांटना, जेब में छोटा पैकेट रखना या दुकान से 1 रुपए की हाजमोला खरीदना, ये सब यादें शायद आप में से बहुत लोगों के बचपन का हिस्सा रही होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस छोटी सी गोली में इतना जबरदस्त चटपटा स्वाद आता कहां से है और फैक्ट्री में इसे आखिर बनाया कैसे जाता है? तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं हाजमोला की फैक्ट्री के अंदर, जहां अलग अलग मसालों और आधुनिक मशीनों की मदद से तैयार होती है ये मशहूर चटपटी गोली। फैक्ट्री में सबसे पहले आता है सूखा जीरा। इसे एक बड़ी रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के अंदर जीरे को लगभग 130 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भुना जाता है। रोस्टिंग करने से जीरे की खुशबू और स्वाद दोनों और ज्यादा तेज हो जाते हैं। जब जीरा अच्छी तरह रोस्ट हो जाता है, तब इसमें बाकी सारे मसाले मिलाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, ड्राई जिंजर पाउडर, लौंग, पीपली, नमक, काला नमक और चीनी। शुरुआत में वर्कर इन सभी इंग्रेडिएंट को एक बड़े कंटेनर में डालकर अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये स्टेप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मसाले सही तरह से मिक्स नहीं होंगे तो हाजमोला का स्वाद हर गोली में अलग अलग हो सकता है। जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, तब इस पूरे मिश्रण को पावरफुल ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन धीरे धीरे सभी मसालों को पीसकर बहुत ही महीन पाउडर में बदल देती है। लेकिन यहाँ प्रोसेस खत्म नहीं होती। बेहतर क्वालिटी के लिए इस पाउडर को एक बार नहीं, बल्कि कई स्टेज में ग्राइंड किया जाता है। इन एडवांस मिक्सर और ग्राइंडर मशीनों की वजह से सभी मसाले पूरी तरह से बारीक और एक जैसे बन जाते हैं। जब पाउडर पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब इसे एक खास सीविंग मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन का काम पाउडर को छानना होता है। अगर पाउडर में 3 मिलीमीटर से बड़े दाने रह जाते हैं, तो मशीन उन्हें अलग करके दोबारा क्रश कर देती है। अब बारी आती है सबसे दिलचस्प स्टेप की, हाजमोला की गोलियां बनाना। इसके लिए पाउडर से भरे कंटेनर को एक ऑटोमेटिक टैबलेट मेकिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन बेहद तेज और सटीक होती है।
लगभग 25 आरपीएम की स्पीड से काम करते हुए ये मशीन हर घंटे करीब 2 लाख हाजमोला की गोलियां बना सकती है। मशीन के अंदर हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। जब पाउडर छोटे छोटे सांचों में जाता है तो मशीन उसे दबाकर गोल टैबलेट का रूप दे देती है। कुछ ही सेकंड में मशीन से बाहर निकलती हैं छोटी छोटी चटपटी हाजमोला की गोलियां। और यकीन मानिए, हर दिन फैक्ट्री में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हाजमोला की गोलियां तैयार होती हैं, क्योंकि भारत में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इन गोलियों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकेजिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ मशीनें इन गोलियों को गिनती हैं और छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर देती हैं। वैसे यहाँ मुझे एक मज़ेदार बात याद आती है। जब मैं बचपन में 1 रुपए वाली हाजमोला खरीदता था, तब उसके छोटे पैकेट में 6 गोलियां आती थीं। लेकिन आजकल उसी 1 रुपए वाले पैकेट में सिर्फ 4 गोलियां ही मिलती हैं। यानी समय के साथ पैकेट तो वही रहा, लेकिन गोलियों की संख्या थोड़ी कम हो गई। खैर, पैकिंग पूरी होने के बाद इन छोटे छोटे पैकेट्स को डिब्बों में रखा जाता है। फिर इन डिब्बों को बड़े बड़े कार्टन बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद ये कार्टन ट्रकों में लोड किए जाते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में भेज दिए जाते हैं। वहां से ये माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है और फिर धीरे धीरे यही हाजमोला हमारी लोकल किराना दुकानों तक पहुंच जाती है, जहां से हम इसे खरीदकर बड़े मजे से खाते हैं। दोस्तों, आज के समय में हाजमोला कई अलग अलग फ्लेवर में भी आती है, जैसे रेगुलर फ्लेवर, इमली फ्लेवर, पुदीना फ्लेवर, अनारदाना फ्लेवर, चटकोला फ्लेवर और हींग फ्लेवर। यही वजह है कि हर किसी का अपना अपना पसंदीदा हाजमोला फ्लेवर होता है। तो अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपका फेवरेट हाजमोला फ्लेवर कौन सा है। मेरा तो ये रेगुलर वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं चलता हूं, तब तक आप इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छी हैं।